अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। शुरू करते हैं अपने मिनी एमडी कैट के बायो पोर्शन की डिस्कशन को। ये आपके सामने सवाल मैंने यहाँ पर सारे के सारे नोट डाउन कर दिए हैं, साथ ही उनके रेफरेंसेस भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको ये इल्म में रहे कि हमने जितना एमडी कैट इस मिनी एमडी कैट में आपको टेस्ट किया है वो सारा का सारा पास्ट पेपर्स की बेस पर चेक किया है। कुछ एक सवाल आपको हाँ यहाँ नजर आएंगे जो मैंने खुद से डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों पर टेस्ट भी तो करना था, तो बहुत कम स्पेसेस के अंदर मैंने वो चीज़ें भी ऐड की हैं जहां पर आपका थोड़ा सा नॉलेज ग्रिप पास्ट पेपर से हटकर भी चेक होगी, लेकिन मेजॉरिटी आपको पास्ट पेपर्स पर ही चेक किया गया है ताकि आप जो कंप्लेन अगर जरा सी भी आए कि आपने थोड़ा सा जो है वो हटकर पेपर बनाया, वो चीजें अब एग्जिस्ट ना करें। सारा का सारा पास्ट पेपर से पेपर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो पहला सवाल है आपके पास, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 7 NADH मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन सेलुलर रेस्पिरेशन। तो अगेन ईटा में इस तरह का सवाल आप लोगों को देखने को मिला था जहां पर उसने 3 NADH के लिए सवाल किया था, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको एनहांस्ड वे में और अच्छे वे में पूछा है कि 7 NADH अगर आ जाएं तो फिर बताएं कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके सामने बनेंगे या आपको प्रोड्यूस होंगे। तो आपने माइंड में रखना है ये जो ETC होता है ना, ये लास्ट पार्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। क्या मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लास्ट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जहां पर जितने NADH बने होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में, इसके अलावा पायरुवेट ऑक्सीडेशन में एक बनता है। तो हम क्या कहते हैं कि जितने NADH और FADH2 स्पार्ट में बने हैं अब वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू आपको ATP देंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तभी इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एक NADH के लिए हम बात करते हैं कि ETC में एक NADH के लिए हमारे पास कितने ATPs ऑब्टेन होते हैं, 3 ATPs जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। तो मुझे बताएं, अगर मैं यहां पर 7 से इसको मल्टीप्लाई करूं, 7 को मल्टीप्लाई करूं एक NADH के साथ, तो मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ। तो जवाब क्या आएगा, 21 ATPs। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत सेकंड्स में हल होने वाला सवाल है। तो आप क्या बताएंगे, 21 ATPs। ठीक है, तो कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास ये एक्स्ट्रा पेज था, द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया इन प्रोकैरियोट्स। बहुत अच्छा सवाल है। The number of ATP molecules produced by aerobic respiration in mitochondria in prokaryotes। तो सिंध में इस तरह का सवाल आया था जहां पर उसने यूकेरियोट्स के लिए सवाल किया था, लेकिन हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां प्रोकैरियोट्स लिख दिया। तो मुझे बताएं, प्रोकैरियोट्स में क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉग होता है जिसे मीसोसोम बोलते हैं, वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, बट माइटोकॉन्ड्रिया स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो माइंड में रहे, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, प्रोकैरियोट्स में। तो जवाब इसका क्या होगा, 0 बच्चों। सेकंड्स में हल होने वाला सवाल है अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा। आगे देखें, आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगेन सजाब म्यू में इस तरह का सवाल आया था जहां पर उसने डायग्राम को बेस बनाकर वहां से क्वेश्चनिंग की थी। तो मैंने भी डायग्राम को ही बेस बनाया और मैंने भी क्वेश्चनिंग की कि जो फाइनल एक्सेप्टर होता है उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक रोल क्या होता है इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का। ये है सवाल की स्टेटमेंट। तो स्पेसिफिक रोल माइंड में रखना है कि साइटोक्रोम बी से, जो कि आपके पास साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स होता है, उससे साइटोक्रोम सी तक जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और फिर साइटोक्रोम ए और A3 मिलकर कॉम्प्लेक्स 4 को बनाते हैं जिसको हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। वहां से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, आपके पास फाइनल एक्सेप्टर जो होता है ऑक्सीजन, वहां से आपको एक ATP मिलता है। तो इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल एज अ वेस्ट गैस। माइंड में रहिएगा, वेस्ट गैस के तौर पर एक्सपेल नहीं होती, ये वहां पर मौजूद होती है और उसी की मौजूदगी में हम ये बात करते हैं कि उसने रिड्यूस होना है। इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करती है जो उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आ रहे हैं। इट सर्व्स एज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड गेट्स रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर। बिल्कुल, इसने क्या करना है, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करना है O2 ने, और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन कैरियर से 1 2 3 से आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके कंबाइन करके वाटर को बना लेना है, यानी कि इस ऑक्सीजन गैस ने रिड्यूस हो जाना है। ठीक है, अब इसमें से और भी क्वेश्चनिंग होती है कि इस रिएक्शन में और साइटोक्रोम A3, क्योंकि यही सबसे टर्मिनल है ना, तो मुझे बताएं कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो माइंड में रहे, साइटोक्रोम A3 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहां पर। ठीक है, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं तो चार्ली है। इट टेम्परेरीली कैरीज इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन प्रोटीन कैम्पलीज। देखें, टेम्परेरीली नहीं, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अल्टीमेटली ये रिड्यूस हो जाएगा और आपके पास जो है वो ATP को बनाकर ये ETC जो है वो खत्म हो जाएगी। आगे चलें, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट क्रेब्स साइकिल। यहां पर आपने झूठ तलाश करना है, इनकरेक्ट अबाउट क्रेब्स साइकिल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्डिंग होती है स्टेटमेंट्स के अंदर। अगेन इस तरह का सवाल आपको UHS 2012 में नजर आता है जहां पर क्रेब्स साइकिल की डायग्राम से बहुत सारी क्वेश्चनिंग उसने की थी। तो मैंने भी उस पूरी डायग्राम से ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपके सामने लिखी हैं और डिफरेंट स्टेटमेंट्स में से आपने झूठी स्टेटमेंट तलाश करनी है
करेक्ट तो सभी आइडेंटिफाई कर ले, झूठ तलाश करो भाई। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 12 सक्सीनेट टू 12 फ्यूमारेट, आपको ये स्टेप पता है ना, जब सक्सीनेट से फ्यूमारेट बनता है, यहां पे FADH2 भी सिंथेसाइज होता है, 12 FADH2 आर प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है। एक सक्सीनेट से एक फ्यूमारेट बनेगा, तो 12 दफा जब क्रेब्स साइकिल चलेगी, 12 सक्सीनेट से 12 फ्यूमारेट बनेंगे, 12 FADH2, तो ये तो ठीक है। ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ मेलेट डीहाइड्रोजिनेज 13 टाइम्स, 13 दफा मेलेट डीहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है जो क्रेब्स साइकिल, पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है। इसके जो एंजाइम्स होते हैं वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़े होते हैं। ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ मेलेट डीहाइड्रोजिनेज 13 टाइम्स ड्यूरिंग द 13 क्रेब्स साइकिल 13 NADH आर प्रोड्यूस्ड, ये भी ठीक है बच्चों। क्यों ठीक है? जब आप मेलेट से बनाते हो ऑक्सैलो एसीटेट को, तो माइंड में रहे ये वाली कन्वर्जन के दौरान एक NADH प्रोड्यूस होता है, एक NADH प्रोड्यूस होता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ डीहाइड्रोजनेशन होती है। वैसे नॉर्मली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक कॉमन स्टेप है जो आपको क्रेब्स साइकिल में नजर आता है, तो ये भी ठीक है बिल्कुल बच्चों। 13 दफा जब क्रेब्स साइकिल में इस एंजाइम का एक्शन होगा, 13 दफा ऑक्सैलो एसीटेट और ये वाली कन्वर्जन होगी, 13 दफा NADH बनेगा। आइसोसिट्रेट एंड सिट्रेट आर आइसोमर्स टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, ये भी कोई गलत बात नहीं है। सिट्रेट बनता है ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल CoA के कंबाइन करने से जो है वो सिट्रेट बनता है। एक मिनट बच्चों, सिर्फ एक मिनट। सिट्रेट क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड होता है और इसमें आपको 3 चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स नजर आते हैं, तो इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का नाम भी दिया जाता है। और चूंकि ये प्रोडक्ट है पहला, तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल का भी नाम दिया जाता है। 12 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस इन द कन्वर्जन ऑफ 12 सक्सीनाइल CoA to 12 सक्सीनेट इन 12 क्रेब्स साइकिल। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोगों ने माइंड में, गलत बात है। क्यों गलत बात है समझाता हूं। सक्सीनाइल CoA में कितने कार्बन हैं? 4, और सक्सीनेट में कितने? 4, तो कोई कार्बन नंबर रिड्यूस हुआ है? नहीं हुआ, तो इसका मतलब है डीकार्बोक्सिलेशन तो हुई ही नहीं है, ये स्टेप नहीं हुआ। हाँ, ये कब स्टेप होता? जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनाइल CoA बना, तब इस डीकार्बोक्सिलेशन ने होना था। तो देखें 12 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशंस टेक प्लेस, ये वाली बात गलत है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगी यहां पर तो सिर्फ कन्वर्जन हुई है CoA के एडिशन से, आपके पास नहीं, सक्सीनाइल CoA में CoA के रिमूवल से सक्सीनेट तक कन्वर्जन हुई है। यहां पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, तो ये आपके पास गलत स्टेटमेंट है। अल्फा बीटा चार्ट लिया, सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, a person is undergoing prolonged endurance training where glucose reserves become limited. The body begins to rely more heavily on fats and proteins for energy production. Which of the following molecules is commonly produced during the breakdown of both fats and proteins, allowing their entry into the mitochondrial Krebs cycle for ATP generation? बात असल में ये है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ऊपर तो कहानियां जड़ी हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट हो, आप उसको पढ़ो, जैसे मैंने भी टाइम वेस्ट किया। तो फैट्स एंड प्रोटीन्स की एरोबिक रेस्पिरेशन इस साल PMDC ने ऐड किया, बट मैं आपको पहले ही बता दूं, नम्स ने 2024 में इस सवाल को टेस्ट किया हुआ, जहां पर सिर्फ सिंपल ये लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड ग्लूकोज। यही आपको PMDC ने इस साल कहा है कि रिलेट करो इनकी रेस्पिरेशन को। तो रिलेशन में आप लोगों ने माइंड में रखना है, चाहे फैट्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे आपके पास ग्लूकोज हो, इन सब की एरोबिक रेस्पिरेशन से एसिटाइल CoA जो है वो कॉमन फ्यूल के तौर पर ऑब्टेन होता है, जिसने अल्टीमेटली आगे चलकर आपके पास ATPs को जनरेट करना है। पायरोवेट, G3P, लैक्टेट, यहां से गलत हो जाएगा। अब G3P एक मैं पहले बता दूं कि जब फैट्स आपके पास ब्रेकडाउन होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, इसमें से जो ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल का फेट होता है कि वो G3P के अंदर कन्वर्ट होगा। फैटी एसिड्स ने तो अल्टीमेटली एसिटाइल CoA के अंदर कन्वर्ट होना है, और यही एसिटाइल CoA कॉमन रेस्पिरेटरी फ्यूल के तौर पर एक्ट करता है। प्रोटीन्स कब ब्रेकडाउन होंगी? जब उनसे अल्टीमेटली कैसा अमाइनो एसिड ऑब्टेन होगा, जिस अमाइनो एसिड के पास 2 कार्बन होंगे। एसिटाइल CoA के पास भी तो 2 कार्बन है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A patient urine sample reveals an unusually high concentration of urea. Unusually high concentration of urea आपको नजर आ रही है उसके यूरिन सैंपल के अंदर। Which of the following best explains this observation in terms of kidney function? Again, ये वैसे तो होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर इस साल PMDC ने ऐड किया है, बट माइंड में रहे इस तरह का सवाल आपको टेस्ट होता हुआ FTB सजाब MU के पेपर के अंदर नजर आता है। तभी मैंने इसका रेफरेंस यहाँ पर बुक मेंशन की है। यहाँ पर चूंकि ये पुराने पास पेपर्स हैं, उनको मैंने ऐड नहीं किया, बट इस तरह का सवाल चेक हो चुका हुआ है। तो कौन बेस्ट एक्सप्लेन करता है? द किडनीज आर इफेक्टिवली फिल्टरिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर इफेक्टिवली फिल्टर कर रही होती तो फिर यूरिया आपको वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर इतना एक्सेसिवली तो नजर ना आता, तो ये गलत है। द रीनल ट्यूब्यूल्स आर फेलिंग टू रीअब्सॉर्ब यूरिया प्रॉपर्ली। दैट इज ट्रू बच्चों, क्योंकि यूरिया आपको एक्सेसिवली नजर आ रहा है यूरिन में। अगर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपके पास इसने इतना एक्सेसिवली नजर नहीं आना। तो बिल्कुल ये आपके पास ठीक बात है। द किडनीज आर एक्सेसिवली सिक्रीटिंग यूरिया इनटू द फिल्ट्रेट। एक बात माइंड में, अगर फिल्ट्रेट में ये आपके पास सिक्रीट होगा तो अल्टीमेटली आपके पास
इसने यूरिन में इतना नजर नहीं आना, ठीक है, तो ये वाली बात भी गलत है। द टिब्यूलर सिक्रीशन प्रोसेसेस आर फंक्शनिंग एट नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल पर तो वर्क नहीं कर रहे, वरना यूरिया आपको इतना अबंडेंटली क्यों नजर आता, ठीक है। तो यहां पर रीनल टिब्यूलर फेलियर है यूरिया को रीअब्सॉर्ब करने का, तभी वो आपको अल्टीमेटली यूरिन में एक्सक्रीट होता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the human kidney, which proportion of nephrons are located primarily in the renal cortex and are mainly involved in the regulation of blood volume and composition rather than concentrating urine deeply? देखो, एक तो ये पॉइंट है कि वो यूरिन को इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता और वो प्राइमरीली लोकेटेड है रीनल कॉर्टेक्स में। तो एक बात माइंड में रहे, जो ये वाला सवाल किधर से मैंने निकाला है, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के डिफरेंस से, जो इस साल पीएमडीसी ने आपको पढ़ने को कहा है। तो याद रखना है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आपके पास मेजरली रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो जंक्शन पर मौजूद होते हैं, जंक्शन पर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, और ज्यादा अबंडेंट कौन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और एक और डिफरेंस आप लोगों ने माइंड में रखना है कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के दरमियान, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के दरमियान, कि इनका लूप ऑफ हेनले जो होता है वो डीप पेनिट्रेट कर रहा होता है इंटरस्टिशियम के, लूप ऑफ हेनले जो होता है वो डीप होता है, और ये इतना डीप नहीं होता, नॉट एज मच डीप, ठीक है। और वेजा रेक्टा आपको किसमें नजर आता है, बोले, वेजा रेक्टा आपको नजर आता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, वेजा रेक्टा, जबकि यहां पर आपको वेजा रेक्टा नजर नहीं आता, ठीक है। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज हां टिब्यूल्स के अराउंड मौजूद होंगे। बहरहाल, तो प्राइमरीली रेनल कॉर्टेक्स में जो ऑब्टेन होता है वो आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और अबंडेंट होता है, मैंने कहा 70 to 80% इसकी अमाउंट जो मेंशन की जाती है, 20 to 30% जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स है, बाकी ये वाली परसेंटेजेस हैं वो गलत है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द लिवर फ्रॉम वेस्ट नाइट्रोजन इन मैमल्स। तो प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो लिवर में बनता है इन मैमल्स, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी बच्चों ने कहा होगा अमोनिया, अमोनिया नहीं, अमोनिया प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मैमल्स में नहीं होता, मैमल्स में यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया जो है वो आपके पास प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है, अमोनिया नहीं होता। हाँ, इसमें जो एक्स्ट्रा बातें आप लोगों ने याद रखनी है कि आपके पास अमोनिया किन एनिमल्स में एक्सक्रीट होता है एज नाइट्रोजनस वेस्ट, जो फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें वाटर की अबंडेंस सप्लाई होती है, तो वहां पे पानी के खत्म होने का खदशा नहीं है। यूरिया आपके पास मैमल्स वगैरह में एक्सक्रीट होता है, यूरिक एसिड आपको बर्ड्स में और एक्सट्रीम जो डेजर्टी एनवायरमेंट्स में जो एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर आपको एक्सक्रीट होता हुआ नजर आता है। A newly discovered animal species is found to have only one functional kidney. अब यहां थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी चेक होगी बच्चों। Is found to have only one functional kidney, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल किडनी आपको नजर आती है। In order to maintain homeostasis, especially in regulating fluid balance, electrolyte balance and nitrogenous waste, it must compensate for its reduced renal capacity. बिल्कुल इसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब देखो, किडनीज का काम अल्टीमेटली क्या है, यूरिन प्रोडक्शन करवाना और फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करना। तो अल्टीमेटली जब आप एक किडनी को रिड्यूस कर रहे हो तो उसकी कॉम्पनसेशन दूसरी किडनी को किसी तरीके से देनी पड़ेगी। Which of the following physiological adaptations would most likely support effective homeostasis in this species? तो माइंड में रहे, इफेक्टिव होम्योस्टेसिस आपको स्पीशीज में तब नजर आएगी जब उसमें शॉर्टर कर दोगे यूरिटर को। देखो, यूरिटर को आप शॉर्टर नहीं करोगे, पहले ही आपके पास एक यूरिटर ले रहा है, आप अगर दूसरे वाले को छोटा कर दोगे तो अल्टीमेटली वो जो पासिंग यूरिन की है ब्लैडर तक वो इफेक्ट होगी। थिकर ब्लैडर वॉल्स नहीं, आपने ये भी नहीं करना। थिकर ब्लैडर वॉल्स तब करोगे जब आप बहुत ज्यादा किडनीज बढ़ गई हैं और अल्टीमेटली ज्यादा यूरिन ने आना है। रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो को आपने रिड्यूस नहीं करना क्योंकि एक किडनी रहेगी, तो बचा गया लार्जर नंबर ऑफ ग्लोमेरुलाई। अब ये क्यों बढ़ाना पड़ेगा, ये इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि जो आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस वो इसी ग्लोमेरुलाई और बोमेंस कैप्सूल रीनल कार्प सेल के जिम्मे होता है। अब अगर एक किडनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो दूसरी को उसकी भी कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, ग्लोमेरुलाई का नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एक्सपोज्ड टू हाई एनवायरमेंटल टेंपरेचर्स व्हिच फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग हीट लॉस एंड मेंटेनिंग बॉडी टेंपरेचर इन ह्यूमंस। आपने प्रमोट करना है हीट लॉस को ताकि बॉडी टेंपरेचर मेंटेन हो। अब इसका रेफरेंस क्या है, सजाब MU23, ठीक है। वहां पर उसने इस तरह का ये हीट लॉस मैकेनिज्म्स और हीट प्रमोटिंग मैकेनिज्म्स, हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म्स को टेस्ट किया हुआ था, ठीक है, कोल्ड एनवायरनमेंट में, हीट एनवायरनमेंट में। तो यहां पर हमने भी उसी चीज को चेक की है। तो प्रमोट कौन करता है हीट लॉस को, क्या शिवरिंग, ये तो हीट प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। स्वेटिंग बिल्कुल प्रमोट करता है, इसी के साथ वेजोडाइलेशन भी प्रमोट करता है। वेजो कंस्ट्रक्शन प्रमोट नहीं करता, ये जनरेट करता है। इंसुलेशन भी प्रमोट नहीं करता, ये कंजर्व कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने वो फाइंड करना है जो हीट को लूज करने में हेल्प करेगा, और यहां पर वो स्वेटिंग है, ठीक है। पैंटिंग भी होता है इसके अलावा। आफ्टर डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर फॉर प्रोसेसिंग।
Which blood vessel is primarily responsible for carrying this nutrient rich blood from the intestine to the liver? तो इसका भी रेफरेंस ये है कि ये बार बार डिफरेंट आपके पास पेपर्स में जो है वो चेक हो रखा है। तो इंटेस्टाइन से जो लिवर जा रही होती है, आपने माइंड में रखना है, वो हिपैटिक पोर्टल वेन होती है, ठीक है, चार्ली। हिपैटिक आर्टरी आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है लिवर को। हिपैटिक वेन इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है वेना केवा तक। हिपैटिक पोर्टल आर्टरी कोई चीज नहीं होती, तो चार्ली के साथ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। During digestion, the release of bile from the liver and digestive enzymes from the pancreas is regulated by a specific hormone that responds to acidic chyme entering the small intestine. बिल्कुल, जब acidic chyme small intestine के अंदर एंटर करता है तो ये स्टिमुलस होता है एक हार्मोन के लिए भी बताता हूँ, और वो आपके पास स्टिमुलेट करती है पेनक्रियाटिक और डाइजेस्टिव सिक्रीशंस, जैसे लिवर से जो बाइल आ रहा है। विच हार्मोन प्राइमरीली स्टिमुलेट्स दीज हेपेटिक एंड पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस? तो ये भी आपके पास टेस्ट हो चुका हुआ है, ये आपके पास सेक्रेटिन होता है। गैस्ट्रिन आपके पास गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप करता है, ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को अप करता है, ठीक है। आगे बढ़ते। लाइक पेप्सिन, ट्रिप्सिन इज सिक्रीटेड इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड ट्रिप्सिनोजन। तो ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो आपके पास जीआईटी में इनएक्टिव वर्जन में सिक्रीट होते हैं। इसमें भी आपने देखना है कि ये पास पेपर में आ चुका है। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग ट्रिप्सिनोजन इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो याद रहे, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपके पास ड्यूडेनम से रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एंटीरोकाइनेज, ठीक है। वो आपके पास क्या होता है? एंटीरोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। अब वो जो उसने पेप्सिनोजन की बात की ना, याद है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में HCl, या ऑलरेडी एक्टिवेटेड पेप्सिन ये वाला काम करते हैं। वंस एक्टिवेटेड, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ट्रिप्सिन इन डाइजेशन? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना। एरिप्सिन एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन न्यूक्लिक एसिड्स। तो एरिप्सिन एक्टिवेट तो नहीं करता ट्रिप्सिनोजन को, एरिप्सिन तो डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ता है और इंटेस्टिनल जूस का एंजाइम होता है। लाइपेज एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजन, देखें बच्चों, लाइपेज नहीं करता, ये काम काइम का भी नहीं होता, ये काम एंटीरोकाइनेज का होता है, ठीक है। और ट्रिप्सिन आपके पास ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को, तो डेल्टा ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, ड्यूरिंग अ मील पर्सन एक्सपीरियंसेस सेंसेशन दैट फूड इज गेटिंग स्टक इन द थ्रोट। एक पर्सन ये एक्सपीरियंस कर रहा है कि उसके थ्रोट में, गले में आपके पास फूड स्टक हो रहा है। दिस इज ड्यू टू वीकनेस इन द फेरेंजियल मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस। अब देखें, ये स्वेलिंग है जहां पर मसला आ रहा है। विच स्टेट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस इज मोस्ट लाइकली इंपेयर्ड इन दिस सिनेरियो? उतनी बात पढ़कर ही आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये स्वेलिंग का प्रोसेस है। तो मेस्टिकेशन तो चबाना होता है, ये तो नहीं है। लुब्रिकेशन भी नहीं है, डाइजेशन भी नहीं है। डेगुलेटेशन बिल्कुल ठीक है, इसको हम स्वेलिंग भी कहते हैं। ये डेगुलेटेशन वाली वर्डिंग हमें एफटीबी के अंदर इस्तेमाल होती हुई नजर आती है, लेकिन याद रहे यूएचएस ने इस तरह का सवाल आपके पास 2009 में चेक किया है। आगे बढ़ते हैं। During a patient's gastrointestinal evaluation, it is found that despite adequate dietary intake of vitamin B12, they are developing symptoms of anemia. एक बात माइंड में रहे कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एक एनीमिया होता है जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो वही उसने यहां पर बात की है, लेकिन ऑल्दो आपने ये बात पढ़ी नहीं, लेकिन आपने यहां तक इतना तो पढ़ लिया कि एडिक्वेट इंटेक है विटामिन B12 का, ठीक है। अब विटामिन B12 का देखें, सवालों को पढ़ के ना थोड़ा सा आपका माइंड उस पॉइंट पे चला जाना चाहिए जहां पे आपने चीज को पढ़ा हुआ। विटामिन B12 का जिक्र कहां पे आया? हाँ, स्टमक में आया, जहां पर पैराइटल सेल से ऑक्जेंटिक सेल्स आते हैं। तो क्या पता उसी से रिलेटेड सवाल हो। देखो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील अ लैक ऑफ स्पेसिफिक गैस्ट्रिक सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय पैराइटल सेल्स। देखो, वो भी रिलेशन आ गया। तो अब जल्दी जल्दी पढ़ो। कंसीडरिंग द कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव प्रोसेस व्हिच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ दिस सिक्रीशन इन इंश्योरिंग प्रॉपर विटामिन B12। सिंपली रोल ऑफ पैराइटल सेल्स पूछ रहा है आपसे, तो पढ़ते हैं ऑप्शंस को। It functions primarily as a digestive enzyme, breaking down dietary proteins into absorbable amino acids। ये तो नहीं काम होता बच्चों, ये तो जो हार्मोन्स होते हैं आपके पास पेनक्रियास से आने वाले प्रोटीनेशियस एंजाइम्स, इसके अलावा स्टमक से आने वाले, उनका काम होता है। It binds to vitamin B12 in the stomach, protecting it from degradation and facilitating its absorption in the terminal ileum। ये बिल्कुल ठीक है, यही आपने फाइंड करना था। It acts as antimicrobial agent, ऐसा नहीं होता, ये तो HCl का काम होता है। It serves as mucus-like substance that lubricates the stomach lining। नहीं, वो म्यूकस खुद करता है, कि म्यूकस सेल्स से उसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं। During the menstrual cycle, after ovulation, ovulation के बाद a temporary endocrine structure forms in the ovary and plays a crucial role in maintaining the uterine lining by secreting hormones essential for pregnancy maintenance। तो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स कौन से होते हैं? आपको इतना तो इल्म होना चाहिए। प्रोजेस्टेरॉन होता है मेन हार्मोन, एस्ट्रोजन भी होता है कहीं ना। Which of the following hormones are primarily secreted by this structure? अब आपने बस ये थोड़ा सा दिमाग में बिठानी बात, यहाँ पे ये किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है? वो स्ट्रक्चर की जो आफ्टर ओव्यूलेशन बनता है, टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर। अब वो टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है बच्चों? आपके पास होता है कॉर्पस लुटियम।
कॉर्पस लूटियम एक प्राइमरली एंडोक्राइन, टेम्परेरी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर है। तो वो क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरॉन नहीं, पैराथॉर्मोन नहीं, ऑक्सीटोसिन भी नहीं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों बनाता है। ठीक है, अब ये वाला रेफरेंस मैं आपको बता दूं, ये एफटीबी के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। कुछ बच्चों ने यहां पर प्रोजेस्टेरॉन लगाया होगा, याद रहे प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन का भी आपने देखना है थोड़ा बहुत, वो भी जो है वो बनता है। इस तरह का ग्राफ आपको बना हुआ एफटीबी के अंदर नजर आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, और इस तरह का सवाल अपने माइंड में रखना है, बीयूएमएचएस के अंदर आ चुका है। The female reproductive system includes several specialized structure involved in ovulation, fertilization and childbirth. Which of the following is not a component of female reproductive system? अब ये ईटा ने इस तरह की क्वेश्चनिंग की हुई है जहां पर वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, एनाटॉमी से मेनली जो है वो क्वेश्चनिंग करता है। तो ओवरीज तो पार्ट्स हैं, ओवीडक्ट भी हैं, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स। तो एक बात माइंड में रहे कि यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स जो है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें तो हम यहां पर ये बात माइंड में रखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये वाला पार्ट नहीं है, ये भी नहीं है। यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स भी आपके पास माइंड में रखना है कि पार्ट होते हैं फीमेल सिस्टम का, बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स याद रखना है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। यहां पर जवाब क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आगे बढ़ते हैं। How many sperms and eggs will be produced by 20 primary spermatocytes and 20 primary oocytes respectively? तो एक बात आपने बच्चों माइंड में रखनी है, यहां पर जो जवाब हमने देना है वो ये होगा कि अगर 20 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं 4 स्पर्म्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं 4 स्पर्माटिड्स, और फिर 4 स्पर्माटिड्स से हमें 4 स्पर्म जो है वो ऑब्टेन होते हैं। जबकि फीमेल्स के अंदर एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवा जो है वो ऑब्टेन होगा, एक ही ओवा जो है वो ऑब्टेन होगा। तो इसका जवाब हमने क्या देना है कि 20 है तो 20 के लिए 80 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। 80 वाला ऑप्शन फाइंड करें, पहले होना चाहिए। यहां पर 80 है लेकिन यहां पर 10 है, देखते हैं 20 है तो वो 20 होगा ना, 10 तो नहीं होगा। 20 80 ये उल्टा कर दिया, ये भी गलत हो गया। 80 20 बिल्कुल ठीक है, 20 20 गलत हो जाएगा। ठीक है, एक से चूंकि एक ही बन रहा है तो 20 से टोटल 20 एग्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, ये हमने कर लिया। वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द पार्ट्स ऑफ यूट्रस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यूट्रस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है, सबसे टॉप पे फंडस होता है, फिर बॉडी होती है और फिर अल्टीमेटली आपके पास सर्विक्स आता है। तो सर्विक्स, बॉडी, फंडस, ये तो नीचे से ऊपर जा रहा है, हमने टॉप टू बॉटम बताना है तो ये गलत हो गया। फंडस, सर्विक्स, बॉडी, ये थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ हो गई। फंडस, बॉडी, सर्विक्स ये बिल्कुल ठीक है। बॉडी, फंडस, सर्विक्स ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो चार्ली के साथ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। In the male reproductive system, the testes are divided into lobules that contain seminiferous tubules for sperm production. Approximately how many seminiferous tubules would you expect to find in total within 2 lobules? तो एक दफा इसको यहां से रिमूव करते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि ये सवाल कैसे हल होना है। देखिए, एक क्वाइल टेस्टिस के अंदर हम ये बात करते हैं 250 से 300 लोब्यूल होते हैं, और एक लोब्यूल के अंदर हमारी फेडरल की बुक बताती है, ये सजाब अमीन ने टेस्ट भी किया हुआ सवाल, एक लोब्यूल के अंदर आपको 1 से लेकर 4 क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आते हैं। लेकिन वो यहां क्वेश्चन में 2 की बात कर रहा है, तो 2 के लिए आपको इस पूरे के पूरे फिगर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो जवाब क्या होगा 2 2 8। ठीक है चार्ली, ये और ये डेल्टा ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Antibodies are Y-shaped molecules composed of multiple polypeptide chains and possess specific sites for binding antigens. If you consider 3 complete antibody molecules, how many polypeptide chains and antigen binding sites would they collectively contain? तो ये मैं आपको समझा देता हूं, इधर आप लोग जरा देखें। यहां पर अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो सिंपली बस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए जो इस तरीके का होता है, Y-shaped। ठीक है, Y-shaped स्ट्रक्चर होता है आपके पास, जहां पर आपको 4 polypeptide chains जो है वो नजर आती हैं। ऊपर इसकी वेरिएबल चेंज होती हैं, नीचे की तरफ कांस्टेंट चेंज होती हैं, और ये आपके पास मिलकर 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के जो है वो अंदर होती हैं। तो एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हैं। तो अगर आपके पास 3 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैं तो 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 4 से, 3 4 जार बनेगा 12 क्या है हमारे पास? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो 12 को फाइंड करते हैं, यहां पे है, ये गलत हो जाएगा। 12 पॉलीपेप्टाइड चेन्स और एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी होंगी? एक के अंदर है 2,
तो 3 के अंदर होंगी, 3 इंटू 2 जवाब आएगा 6। तो यहां पर देखें 6 कहां पर है, इधर है, तो बीटा जो है वो करेक्ट है, डेल्टा भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर 12 लिखा है। ठीक है बच्चों, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following valves is located between the right atrium and right ventricle of the human heart and regulates the flow of blood into right ventricle? बड़ा सिंपल है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहां पर बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान है। पल्मोनरी वाल्व हमें राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान नजर आती है। सेमिलुनर वाल्व हमें दोनों ही ये कलेक्टिव टर्म इस्तेमाल होती है एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के लिए। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जवाब क्या है इसका, ट्राइकस्पिड वाल्व। नाम्स ने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो चेक किए हैं। आगे, a person with chronic high blood pressure is found to have thickening of tunica media in their arteries। लो भाई, ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिकन कर दी है। आपको पता है ना, ब्लड वेजल्स की 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर एडवेंटिशिया एक्सटर्ना एक ही है, फिर दूसरे नंबर पर ट्यूनिका मीडिया और फिर ट्यूनिका इंटरना। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली अंडरलाइंग कॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चरल चेंज? थिकनिंग ऑफ ट्यूनिका मीडिया की क्या वजह है? इंक्रीज इलास्टिक फाइबर्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि सबसे जो मस्कुलर लेयर होती है ना, मस्कुलर लेयर ऑफ ब्लड वेजल्स, वो सबसे ज्यादा यही ट्यूनिका मीडिया होती है, और इसकी थिकनिंग का कॉज भी यही मस्कुलर स्ट्रक्चर्स का बढ़ना है। और कौन से मसल्स यहां होंगे? क्या स्मूथ होंगे, स्केलेटल होंगे, कार्डियक होंगे? तो यहां पर स्मूथ मसल्स होंगे, स्मूथ मसल्स। तो इंक्रीज इलास्टिक फाइबर्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ये गलत है। हाइपरट्रॉफी ऑफ स्मूथ मसल ड्यू टू प्रेशर, ये बिल्कुल ठीक है। हाइपरट्रॉफी का मतलब ये है कि वो मसल साइज में बढ़ रहे हैं। डिपोजिशन ऑफ फैटी प्लेक्स इन द ट्यूनिका इंटिमा, ये गलत है। ट्यूनिका इंटिमा की तो यहां बात ही नहीं ना करनी, वो तो ट्यूनिका मीडिया की बात कर रहा है। रिड्यूस ब्लड फ्लो कॉजिंग मसल एट्रोफी, मसल एट्रोफी होगी तो साइज बड़ा नहीं होगा, साइज छोटा होगा। वो कह रहा है कि थिकनिंग हो रही है, ठीक है, तो बीटा के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following correctly describes how MHC molecules present antigens to different classes of T cells? अब ये आपका फेडरल की बुक से मैंने चीज चेक की है कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के हवाले से आपको आइडिया है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, कुछ सेल्स होते हैं जैसे डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस, वो क्या करते हैं, बाहर से फॉरेन एंटीजन को इंगल्फ करके उनकी सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी सरफेस पर डिस्प्ले करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाते हैं। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनने का मकसद ये होता है क्योंकि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक सेल्स के लिए मलहूज एंटीजन को रिप्रेजेंट करना है। जैसे अगर इसको हम ये कहेंगे कि ये MHC क्लास 1 है, MHC क्लास 1 है, तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को। क्यों? क्योंकि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पर क्लस्टर डिफरेंशिएशन 8 रिसेप्टर साइट जो मौजूद होती है। अब यहां पर अगर MHC क्लास 2 हो, MHC क्लास 2, तो माइंड में रहे MHC क्लास 2 आपके पास रिप्रेजेंट करेगा हेल्पर टी सेल्स को, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स के पास क्लस्टर डिफरेंशिएशन 8 नहीं 4 होती है, क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 रिसेप्टर साइट होती है, ठीक है। तो MHC क्लास 1 प्रेजेंट्स एंटीजन टू हेल्पर टी सेल्स, ये बात गलत है, यहां पर 2 होना चाहिए था। MHC क्लास 2 प्रेजेंट्स इंट्रासेलुलर एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी, ये फिर गलत हो गया। MHC क्लास 1 प्रेजेंट्स एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये बिल्कुल ठीक है। क्लास 2 प्रेजेंट्स एंटीजन टू नेचुरल किलर सेल्स, या नेचुरल किलर सेल्स MHC क्लास से रिलेट नहीं करते, और नेचुरल किलर वैसे भी आपके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है जो इस साल आपके PMDC सिलेबस में ऐड नहीं हो। Which of the following correctly describes the role of papillary muscles and chordia tendini in the heart? तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको PTB में, फेडरल में, ये इस तरह के पेपिलरी मसल्स और कॉर्डिया याद रहे। पेपिलरी मसल्स होते हैं वेंट्रिकुलर मसल्स, वेंट्रिकल्स के मसल्स को पेपिलरी मसल्स कहा जाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट की मदद से वेंट्रिकल्स को बैक पुल नहीं होने देते, जिसकी वजह से बैक फ्लशिंग प्रिवेंट होती है ब्लड की फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया, ठीक है। तो कॉर्डिया टेंडिनी को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स ऑफ द हार्ट। और ये पेपिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से पुल करती हैं ट्राइकस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स को वापस से वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि अगर वो पुल बैक हुए तो बैक फ्लशिंग का खतरा है। देखो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ये भी तो खतरा है ना कि बैक फ्लशिंग हो सकती है, ब्लड एट्रिया में चला जाए रादर देन मूविंग अप आयोटा में या पल्मोनरी वाल्व ट्रंक के अंदर जाए। तो पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू ओपन द सेमिलुनर वाल्व्स। नो बच्चों, ये गलत है, सेमिलुनर वाल्व्स पे नहीं, यहां पर एक्शन इनका होता है ट्राइकस्पिड वाल्व के, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स पे। ये रिलैक्स करते हैं टू अलाउ ब्लड फ्लो एंड कॉर्डिया टेंडिनी एंकर टू द, देखें रिलैक्स करने से रोल हम डिफाइन नहीं करते कॉर्डिया टेंडिनी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट टू टेंस द कॉर्डिया टेंडिनी प्रिवेंटिंग AV valves prolapse during ventricular contraction। प्रोलैप्स का वही मतलब है कि अगर वो बैक गए तो अल्टीमेटली आपके पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड की बैक फ्लशिंग हो सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए पेपिलरी मसल जो कि वेंट्रिकल्स के अंदर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं।
पेपिलरी मसल जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। देखें ये आपके पास पेस मेकर नहीं है जो जनरेट करेगा, पेस मेकर होता है एसए नोड जो अपनी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को खुद जनरेट करता है, जिसकी वजह से ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक भी बोलते हैं। साइनाइड एक्ट्स एज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। कौन सा टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर होता है? साइनाइड। साइनाइड याद रखना है ये एक पोटेंट पॉइजन होता है और ये नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर होता है, ठीक है, नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव पेनिसिलिन जैसे एंजाइम होते हैं, कोएंजाइम आपके पास एंजाइम का हिस्सा होता है, एक्टिवेटर भी आपके पास एक कोफैक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटीपी इनहिबिटिंग फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज कैन बी कैटेगराइज्ड इन विच टाइप ऑफ इनहिबिशन। तो एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जब एटीपी का लेवल बढ़ता है ना तो एक एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये आपके पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। ये रिएक्शन कब होता है? ग्लाइकोलाइसिस के अंदर होता है। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जब ये वाला स्टेप होता है तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो एक्शन में आता है। अब अगर एटीपी का लेवल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ये पूरे के पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन का पर्पस क्या है? एटीपी को बढ़ाना। अब अगर एटीपी का लेवल पहले ही बढ़ जाएगा तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आपके पास इनहिबिट हो रहा होगा और एटीपी जाकर इसकी एलोस्टेरिक साइड से बाइंड करता है। तो ये तो साबित हो गया ये एक नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन है। अब इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? कंपेटिटिव वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। याद रखना है ये एक रिवर्सिबल टाइप की इनहिबिशन है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि जब आपके पास एटीपी का लेवल ड्रॉप होगा तो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसको हम नॉन कंपेटिटिव रिवर्सिबल इनहिबिशन के जो अंदर है वो शुमार करते हैं चार्ली के अंदर, ठीक है। बीटा ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। A researcher is studying an enzyme that only reacts with one specific substrate and cannot adapt to bind different molecules. Based on Emil Fischer, Lock and Key, what does this suggest about the enzyme active site and its catalytic capabilities? ये सजेस्ट ये करता है कि ये एंजाइम स्पेसिफिक है, ये मल्टीपल सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करता इवन दो वो रिलेटेड भी हो। द एंजाइम इज अनबायस्ड एंड कैन एक्ट ऑन वेरियस सबस्ट्रेट्स। देखो ये वाली बात ना इस स्टेटमेंट को गलत बना देती है। द एंजाइम कैन चेंज इट्स एक्टिव साइट। देखो ये वाली बात इस स्टेटमेंट को गलत बना देती है। द एंजाइम इज अ हाईली स्पेसिफिक एक्टिव साइट कैटलाइजिंग ओनली वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा सा ओवरलैप हो गया। द एंजाइम कैन कैटलाइज मल्टीपल रिएक्शंस विद डिफरेंट सबस्ट्रेट्स। ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल के लिए ठीक है। आगे बढ़े। Which enzyme is different from others? अब ये है यूएचएस का एग्जैक्ट क्वेश्चन, मैंने इतनी सी भी लाइनिंग चेंज नहीं की। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लैक्टेज। देखो पेप्सिन भी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन के अंदर अपना रोल प्ले कर रहा है। ट्रिप्सिन भी यही रोल प्ले कर रहा है, काइमोट्रिप्सिन भी। और लैक्टेज ये वाला काम नहीं करता। लैक्टेज आपके पास लैक्टोज को तोड़ता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है, बाकी ये तीनों जो है प्रोटीन्स पर एक्ट करती हैं। तो डिफरेंट कौन सा? डेल्टा। Which type of enzyme inhibition involves the formation of weak linkage? वीक लिंकेज किसमें बनती है? उस इनहिबिशन में जो थोड़ी सी वीक होती है, रिवर्सिबल इनहिबिशन में। रिवर्सिबल में तो नहीं, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, नॉन कंपेटिटिव में भी नहीं वीक लिंकेज बनती है। रिवर्सिबल इनहिबिशन ठीक है, कंपेटिटिव इनहिबिशन भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। One sample of DNA is hybridized with a probe to detect a specific sequence. If the probe does not bind, what could be the reason? अब देखो ये है बायोटेक्नोलॉजी, इसका रेफरेंस हम क्या मेंशन करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। जब हम डिजीज डायग्नोसिस करते हैं ना तब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और डीएनए आरएनए प्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं। अब उसने ये कहा है एक सैंपल ऑफ डीएनए हाइब्रिडाइज होता है प्रोब के साथ टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। इफ द प्रोब डज नॉट बाइंड, व्हाट कुड बी द रीजन? हम यही करते हैं ना, डीएनए आरएनए प्रोब जो कि 100 से लेकर 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनकी सीक्वेंस को बिल्कुल उस डिजीज के पैथोजन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, जिसके साथ अगर वो बाइंड करेगा तो हम डायग्नोज कर लेंगे यही स्पेसिफिक डिजीज है, क्योंकि हमें उसकी जेनेटिक सीक्वेंस का आइडिया है। वो कह रहा है अब ये बाइंड नहीं करता, तो डीएनए सैंपल इज अनडैमेज्ड, नहीं डैमेज हुआ होगा तब। द प्रोब टारगेट्स अ डिफरेंट सीक्वेंस, दैट कुड बी अ रीजन। क्यों? क्योंकि प्रोब को शायद हमने प्रॉपर्ली बनाया ही नहीं है उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के लिए। तो बीटा बिल्कुल ठीक है। द हाइब्रिडाइजेशन हैज टेकन प्लेस, ये वाली बात गलत है। द डीएनए इज ओवरली कंसंट्रेटेड, नो बच्चों ये वाली बात भी गलत है। अगर हाइब्रिडाइजेशन होती तो फिर तो उसने बाइंड करना था, ठीक है। बीटा के साथ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। A child presents with persistent lung infections, difficulty breathing and poor weight gain despite a healthy appetite. Genetic testing reveals a mutation in the CFTR gene. इतना ही पढ़ के आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ हम सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करने लगे हैं, जो कि डिजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। Which of the following best explains the underlying mechanism causing these symptoms? Overactive immune response damaging, क्या ये होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में? नहीं। Impaired chloride ion transport leading to thick mucus accumulation, बिल्कुल ये एग्जैक्ट चीज आपके पास सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है। और ये आपको नजर भी आ रहा है, CFTR जीन में म्यूटेशन है, जिसकी वजह से CFTR प्रोटीन नहीं बनेगी, क्लोराइड चैनल्स, क्लोराइड आयंस का जो ट्रांसपोर्ट है वो डैमेज होगा, एक्सेसिव सोडियम एब्जॉर्प्शन रिजल्टिंग इन फ्लूइड ओवरलोड, नहीं। डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर सैक्स ड्यू टू एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन, नहीं बच्चों, ठीक है। बीटा के साथ जाएंगे। द पर्पस ऑफ यूजिंग अ डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी,
तो आप जीन थेरेपी में क्या करते हो ये आपको पता होना चाहिए। इन वीवो भी करते हो आप, एक्स वीवो भी करते हो। तो जीन थेरेपी में आप डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करते हो विद द नॉर्मल जीन, मतलब इनडायरेक्टली आप जीन का ट्रीटमेंट कर रहे हो ताकि अल्टीमेटली बॉडी हील अप हो, वो जो उस जीन के डिफेक्ट से एक डिजीज हो रही है उसको प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन आप इस डिफेक्टिव जीन को यूज करते क्यों? ताकि आप इसको करेक्ट कर सको, रिप्लेस कर सको विद द नॉर्मल जीन टू एनहांस सेल डिवीजन। इसके लिए आप यूज नहीं करते। टू बी रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जीन, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। टू इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन, नहीं, जीन एक्सप्रेशन को इंक्रीज करने के लिए नहीं, वो बात की बात है। आप रेगुलेशन करना या डाउन रेगुलेशन करना, आप इसके लिए डिफरेंट ड्रग्स दे सकते हो। टू प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन्स, ये वाली बात भी गलत है। बीटा के साथ जाएंगे, आगे देखते हैं। In the field of genetic engineering, scientists requires a reliable vehicle to introduce foreign DNA into host cells for cloning or protein production. Which of the following cellular components is commonly used as a vector due to its ability to replicate independently and carry foreign genes? तो एक बात माइंड में रहे, जिस पार्ट को हम कॉमनली यूज करते हैं एज वेक्टर due to its ability to replicate independently, याद रखना वो उसका कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स आर द कंपोनेंट जिनको हम यूज करते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, ये इनकी एबिलिटी होती है। और इनको अगर हमने डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे, जो आपसे पूछ सकता है यूएचएस, आपने बताना है ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं और कैरी करते हैं फॉरेन जीन्स को, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये प्लाज्मिड्स होते हैं, ठीक है। वेक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। राइबोसोम नहीं, न्यूक्लियोइड्स नहीं, मीजोसोम्स भी नहीं। मीजोसोम्स आपके पास वो पार्ट्स होते हैं जो एनालोगस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अलावा राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s टाइप के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। A scientist combines a gene from a human cell with bacterial plasmid DNA to produce insulin in equili. तो ये हम कहते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जब हमने ऑब्टेन करने होते हैं ना, वहाँ से ये सवाल जो है वो हमने बनाया है। बायोटेक्नोलॉजिकल, यूजफुल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वाया द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। What is the correct term for the resulting DNA which contains genetic material from two different sources? तो ऐसे डीएनए को हम कहते हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिनोमिक नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए भी नहीं बोलते। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो वाला डीएनए जो दो किस्म के डीएनए को इनकलकेट करने से बना हुआ है, चाहे अब वो एक डीएनए होस्ट सेल का हो, एक फॉरेन डीएनए हो, उनको इंसर्ट करोगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है। A researcher studying DNA packaging notices that a certain organisms' chromosomes are not associated with histone proteins. Chromosomes are not associated with histone proteins. Based on this observation, the organism most likely belongs to which of the following groups? अब यानी कि हिस्टोन प्रोटीन्स की वहां एब्सेंस है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स की एब्सेंस आप लोगों ने माइंड में रखना है कि अगर ऐसा होता है तो फंजाई ग्रोइंग इन अ न्यूट्रिएंट एगर प्लेट, देखो फंजाई नहीं होगा जिनमें हिस्टोन प्रोटीन या प्रोटीन्स की एब्सेंस होती है, वो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे आर्चिया बैक्टीरिया में हो सकती है, बट मेजरली ये कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल वाला जो सेल के अंदर टॉपिक है उसमें हम ये वाली बात बताते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स आपके पास बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में नहीं होती, ठीक है। लीफ सेल्स अंडरगोइंग माइटोसिस नहीं, मसल सेल्स भी नहीं, ये तो यूकैरियोटिक है। बैक्टीरिया डिवाइडिंग बाय बाइनरी फिशन, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे ऊपर वाले सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, एक ही आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है। तो ये अंदाजे से भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं अगर आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं लगती इस तरह के सवालों में। आगे देखते हैं। Which of the following statements best explains why antibiotics can target bacterial cells without harming human cells? Why antibiotics target only bacterial cells, जिसकी वजह human cells target नहीं होते? Bacteria do not have DNA. Bacteria have DNA. Bacteria use different ribosomes than humans. बिल्कुल, antibiotics 70s ribosomes के लिए अगर specific होती हैं तो humans में तो 80s होते हैं। Human cells lack membranes, नहीं। Human cells contain peptidoglycan cell walls, ये भी गलत है, उनमें तो नहीं होती peptidoglycan cell walls, बल्कि cell walls तो होती नहीं eukaryotic cells में। In a study of intracellular trafficking, a researcher observes an organelle responsible not only for packaging proteins but also involved in the formation of lysosomes and synthesizing complex polysaccharides. पैकेजिंग भी प्रोटीन्स की करवानी है और इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, इतना कुछ बता दिया उसने। एक हिंट, दूसरी हिंट, तीसरी हिंट, फ्रेगमोप्लास्ट होता है। Which of the following best describe this organelle? Golgi operata, सही। It is found in prokaryotic cells, यहीं से गलत हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। It synthesizes ATP, नहीं, ATP को synthesize नहीं करती। It forms vesicles that help in protein transport, lysosomal production, polysaccharide synthesis for the cell wall in plants, बिल्कुल ठीक है। It digests cellular waste and directly produces ribosomes for the ER. It digests cellular waste, ये आपके पास lysosomes का काम होता है, ठीक है। तो ये वाली बात गलत है और lysosomes तो वैसे ही इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये BUMHS ने इस तरह का सवाल जो टेस्ट किया है। The component of ribosomes which facilitates translation under the instructions of DNA. The component of ribosome
विच फैसिलिटेट्स ट्रांसलेशन अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डीएनए। वैसे तो मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ऑल थ्री काइंड्स ऑफ आरएनए आपने इसका आंसर जो मार्क किया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ और कहती है। वो कहती है उसको कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम होना चाहिए, तो राइबोसोम में आपको पता है प्रोटीन्स होता है और दूसरा राइबोसोमल आरएनए होता है, तो आंसर क्या है राइबोसोमल आरएनए ओनली। ठीक है, ये डेल्टा बीटा अल्फा यहां से गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट अ सेल एग्जिबिट्स अ हाई नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। हाई नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स आपको एक सेल में जो है वो नजर आ रहे हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दिस सेल। तो क्या जवाब होगा बच्चों इसका। तो आपने याद रखना है यूएचएस में पंजाब वाली बुक की न्यूक्लियर पोर्स की हेडिंग के अंदर ये लाइन है, और यूएचएस ने इस तरह का सवाल टेस्ट भी किया है कि न्यूक्लियर पोर्स का नंबर, ये जो थोड़े से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं ना, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, उनमें जरा ज्यादा होता है, जबकि जो हाईली डिफरेंशिएटेड होते हैं उनमें कम होता है। एग्जांपल में उसने एग सेल की दी है। एग सेल हैज 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस। ओहो, 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस। जबकि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, फुली मैच्योर्ड, डिफरेंशिएटेड, हाईली डिफरेंशिएटेड हैं ये वाले, उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 to 4 पोर्स जो हैं वो पर न्यूक्लियस जो है वो नजर आते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये ठीक है बिल्कुल। तो जवाब क्या है, जो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, इट इज अनडिफरेंशिएटेड। आपने ये हिंट लगा देनी उधर से। बट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दिस सेल। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द स्टेटमेंट दैट बेस्ट कंपेयर्स द रिलेटिव परसेंटेजेस ऑफ कंपाउंड्स इन मैमेलियन वर्सेस बैक्टीरियल सेल्स। तो ये आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से सवाल है। इसको मैं जरा आपको बना के दिखाता हूं। आपने देखना है वाटर, प्रोटीन्स, कार्ब्स, लिपिड्स, डीएनए और आरएनए। बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है। यहां पर हम लिख लेते हैं बैक्टीरिया और यहां पर लिख लेते हैं मेमेलियन सेल। तो 70-70 ये तो सेम होता है दोनों में। प्रोटीन्स इधर 15 होती हैं, इधर 18 होती हैं, 18%। कार्ब्स यहां पर 3%, यहां पर 4%, यहां पर लिपिड्स 2%, ये 3%। डीएनए होगा 1 से लेकर 0.25% और ये आरएनए होगा 6% और ये 1.1%। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं। आरएनए मैमल में 6% लिखा हुआ है, ये तो उल्टा कर दिया, तो ये गलत हो गया। डीएनए मैमल, डीएनए 0.25 इक्वल इन बोथ लिखा हुआ है। क्या डीएनए इक्वल है दोनों में? नहीं बच्चों, गलत है। लिपिड बैक्टीरिया में 4% है, नहीं ये भी गलत है। प्रोटीन आपके पास बैक्टीरिया में 15% है, ठीक है। मैमल्स में 18% है, तो ये डेल्टा के साथ जाएंगे। ठीक है, समझ आया ये वाला सवाल? बस आपने याद करना था, थोड़ी सी रिकॉलिंग पावर आपकी चेक हुई है यहां पे। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द 92 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स ऑन अर्थ, हाउ मेनी आर फाउंड इन लिविंग बीइंग्स एंड हाउ मेनी आर फाउंड इन लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। तो ये आपकी फेडरल में आपको मिल जाता है, और ईटा ने इस तरह का सवाल चेक भी किया हुआ है कि 25 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 16 जो हैं वो आपको ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नजर आते हैं। बाकी जो रिमेनिंग आपको नजर आते हैं वो एज अ होल लिविंग बीइंग्स में आप कह सकते हो कि नजर आते हैं। 25 एलिमेंट्स इन लिविंग बीइंग्स, 16 एलिमेंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स, यही वाली बात ठीक है। 30 एलिमेंट्स इन लिविंग बीइंग्स, 20 एलिमेंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स, नहीं बच्चों 30 का फिगर नहीं आपने लगाना। 25 एलिमेंट्स इन 20 एलिमेंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स, नहीं बच्चों ये गलत है। ठीक है, अल्फा के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। What chemical feature primarily makes carbohydrates powerful reducing agents in the biochemical reactions? तो इस तरह का सवाल आपसे नम्स में चेक हुआ है। नम्स में पूछा ये था कि सुक्रोज ही क्यों ट्रांसपोर्टिंग डाइसैकेराइड होता है आपके पास प्लांट्स के अंदर? Why not any other sugar? तो इसका जवाब होता है क्योंकि उसके पास कोई रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं होता, फ्री एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप नहीं होता, इसी वजह से रिएक्ट नहीं कर सकती, ट्रांसपोर्ट होती है बड़ा इजीली और सॉल्युबल भी होती है। तो ये रीजन है कुछ। तो कार्बोहाइड्रेट को पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी यही जो फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप से बनाते हैं। तो चार्ली के साथ जाएंगे। बाकी ऑप्शन देखो आपके पास डिसॉल्व रेडियली वाटर, ये रिएक्टिविटी को एनहांस नहीं करता। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, नहीं बच्चों, प्रेजेंस होना मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इसको पॉलीहाइड्रोक्सी बनाता है, बट रिएक्टिव होना ये उनका फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप ही बनाता है। बाकी रेशो वेशो की भी कोई कहानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन अ पेंटान्यूक्लियोटाइड? तो बड़ा आसान है, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक होते हैं एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को, लिंकेज से, जिसको हम डिनोट करते हैं COPOC के साथ। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाते हैं। तो अगर एक लिंकेज 2 फॉस्फोडाइएस्टर को जोड़ रही है तो 5 को कितनी जोड़ेंगी? तो n-1 कर दो। n से रिप्रेजेंट है पेंटा, तो यहां से 5 - 1 जवाब क्या आएगा? 4 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस। ठीक है, आसान सवाल, कोई मुश्किल बात नहीं है। In a DNA molecule, guanine makes up 18% of the total nitrogenous bases according to Chargaff's rule. What are the percentages of adenine, thymine, cytosine? ये बच्चों आपने रूल कभी नहीं भूलना। अगर आपको नहीं आता था तो इस वीडियो में समझो, अब जो मैं बताने लगा हूं आपने याद रखना है। अकॉर्डिंग टू एरविन शरगफ रूल, एडेनिन हमेशा थायमीन के इक्वल होगा।
और गवानीन हमेशा साइटोसिन के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में उसने सिर्फ और सिर्फ गवानीन को दिया है। गवानीन मेक्स अप 18% ऑफ द टोटल नाइट्रोजनस बेसिस। तो 18% अगर गवानीन है तो 18% ही आपके पास साइटोसिन होगा। अब 18 को 18 में अगर ऐड करोगे तो जवाब कितना आएगा? 36%। टोटल नाइट्रोजनस बेसिस कितनी होंगी बोले? 100%। तो 100 में से माइनस कर दो 36%। 100 में से जब 36% माइनस होगा तो आपने क्या बताना है, बचेगा कितना? 64% बनेगा। अब 64% एडिनिन में और थायमिन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जवाब क्या आएगा? 32% और 32%। तो आसान है, मुश्किल तो नहीं है। एडिनिन कितना है? 32%। यहां नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। थायमिन भी 32% होना चाहिए, ये नजर आ रहा है, तो अल्फा ठीक है, चार्ली भी गलत हो जाएगा। और साइटोसिन 18% लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। During a simple spinal reflex arc, sensory neurons transmit information from peripheral receptors to the central nervous system. The cell bodies of these sensory neurons are situated in a specific location that acts as a relay point before the sensory signals enter the spinal cord. Identify the correct anatomical structure where the cell bodies of these sensory neurons are located. ये है सवाल आपके पास यहाँ पे। ऊपर तो कहानी है टाइम वेस्ट करने के लिए आपका। वेंट्रल रूट गैंग्लियन नहीं, वेंट्रल रूट में, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में होता है। आसान सवाल है ये, ग्रे मैटर में नहीं, व्हाइट मैटर में भी नहीं। डॉर्सल रूट गैंग्लियन, डॉर्सल साइड पे सेंसरी न्यूरॉन्स और वेंट्रल हिस्से पर आपको नजर आती हैं, यानी कि बॉडी का जो फ्रंट हिस्सा होता है यहां पर आपको नजर आती हैं मोटर न्यूरॉन्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रेन आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट, यानी कि सच्ची कौन सी है? सारी झूठी स्टेटमेंट है बट एक सच है, बताओ कौन सी है? द सेरिबेलम कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट। देखो ये सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल नहीं करता, ये सेरिब्रम का काम होता है। द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज इन्वॉल्वड इन हायर कॉग्निटिव फंक्शंस लाइक रीजनिंग, ये भी सेरिबेरल कॉर्टेक्स का काम होता है। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड हंगर, ये ठीक लग रही है। द कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ये भी गलत है। ठीक है, तो सच्ची कौन सी है? चार्ली, यही फाइंड करनी है। आगे देखें। Which statement correctly differentiates electrical synapses from chemical synapses? Electrical synapses को chemical synapses से कौन सी statement जो है वो डिफरेंस में लेकर आती है? बड़ा इंपॉर्टेंट है synapse का टॉपिक नम्स में, और FTP के साइड बॉक्स में आपको इस तरह की चीजें मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस इन्वॉल्व न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आते ये डायरेक्टली, तभी तो इनको इलेक्ट्रिकल कहते हैं, क्योंकि बस इनमें इंपल्सेस की जरूरत है। केमिकल साइनेप्सेस हैव अ सिनेप्टिक डिले, बिल्कुल ये बात ठीक है, सिनेप्टिक डिले होता है क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस ट्रांसमिट इंपल्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, अच्छा इसको रखते हैं भी होल्ड में, बाकी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर मोर कॉमन इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये बात भी आपने माइंड में रखनी है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस कॉमन नहीं होती, केमिकल साइनेप्सेस जो ज्यादा कॉमन होती हैं, तो ये गलत है। Chemical synapses conduct impulses bidirectionally. Chemical synapses conduct bidirectionally नहीं बच्चों, chemical synapses unidirectionally होती हैं। Electrical synapses conduct unidirectionally. Electrical synapses आपके पास bidirectionally होती है, तो ये भी गलत है, तो बीटा के साथ जाएंगे। ठीक है, उल्टा कर दिए स्टेटमेंट में। आगे बढ़ते हैं। During a neurological examination, a patient shows impairment in vital autonomic functions such as breathing and heart rate. लो भाई, several autonomic functions, breathing और heart rate जो है वो impact हो रहे हैं, which are controlled by specific region of the brain responsible for connecting the brain to the spinal cord. Understanding the anatomy of this critical area is essential for diagnosis. Which of the following correctly lists the main parts included in this brain region known as the brain stem? अच्छा सवाल ही चेंज कर दिया, ऊपर पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा को डैमेज कर रहा है, बट यहां पे कह रहा है ब्रेन स्टेम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये बताओ। तो ये इस साल पीएमडीसी ने ऐड किया है 2025 में कि पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम के फंक्शंस और उनके एनाटॉमिकल आपने स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं वो याद रखने। तो ये देखो, मिड ब्रेन, पॉन्स और आपके पास मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीन पार्ट्स जो हैं आपके पास फॉल करते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, किसके अंदर? आपके ब्रेन स्टेम के अंदर। तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस गलत है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बिल्कुल ठीक है। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा ये गलत हो जाएगा, थैलेमस, मिड ब्रेन ये ऑप्शन भी गलत है, बीटा के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। One student intentionally alters his breathing rate to 90 breaths per minute. Intentionally alter कर रहा है, intentionally का मतलब है जानबूझ के अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। In an attempt to deceive his friends during a biology experiment, since this act is voluntary and consciously controlled, which part of his brain is primarily involved in overriding the normal autonomic breathing pattern? तो नॉर्मल वैसे ब्रीदिंग को जो कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, लेकिन जब उसको वॉलंटरी कंट्रोल में ले आते हो तो याद रखना है वो सेरिब्रम का काम बन जाता है। मेडुला, सेरिबेलम, मिड ब्रेन। और अगर इस इमोशनल आप ब्रीदिंग कर रहे थे ना, इमोशनल जब आप रो रो के बहुत रोना आ रहा होता है, तो उस केस में आपके पास लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इमोशनल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द स्टेटमेंट विच मोस्ट प्रिसाइजली डिफाइंस द जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन। तो बस आपने करेक्ट डेफिनेशन ढूंढनी है जो डिफाइन कर देगी जीन पूल को। जीन पूल का मतलब होता है एक पॉपुलेशन के अंदर जितनी जीन्स हैं सबको इकट्ठा करके यहां रख दो, ये सारी की सारी जीन पूल, ठीक है, जीन पूल बनाती हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स फाउंड विद इन द जीनोम ऑफ अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल फ्रॉम अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो माइंड में रहे ये जीनोम की डेफिनेशन है, यानी कि एक इंडिविजुअल के अंदर जितनी जीन्स हैं वो सब आपके पास जीनोम। द सम ऑफ ऑल और हाफ यूनिक जीन वेरिएंट्स। तो ऑल और हाफ नहीं, यहां ऑल होना चाहिए था तो ये गलत हो जाएगा। द हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फिर हाफ गलत। The collective total of all existing alleles for every gene locus found among the interbreeding organism within a specific population at a particular time। थक जाते हैं बंदा पढ़ पढ़ के, बिल्कुल ठीक है डेल्टा के साथ। आगे बढ़ो। A hemophilic male marries a female who is a carrier for hemophilia B। hemophilic male है, hemophilia B की कैरियर फीमेल से शादी कर ली। They have 4 children। अच्छा, 1 hemophilic and 3 normal। What is the probability that their next son will be hemophilic? देखिए यहाँ सन की बात कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको हाईलाइट कर लें। तो आप क्रॉस बनाते हैं, तो हीमोफिलिक मेल है एक्स स्मॉल एच वाई। ये इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस साल मेंशन ही स्पेसिफिकली इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया सिलेबस में। इनहेरिटेंस वाला चैप्टर वैसे तो बिल्कुल ही फारिग कर दिए, कुछ है ही नहीं ऐसे जैसे सिलेबस में। जीन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का टॉपिक है, मेंडल लॉज हैं, और इसके साथ ये इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन, बाकी सब मक्खी वाला काम सब रिमूव कर दिया। तो ये हीमोफिलिक मेल आ गया, और कैरियर कौन है? फीमेल, एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच। तो यहां पर लिखते हैं एक्स कैपिटल एच और यहां पर लिखते हैं एक्स स्मॉल एच। यहां पर लिखते हैं एक्स स्मॉल एच और वाई। तो ये एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच और वाई, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच और वाई। तो मेल को बस देखना है हमने। तो चांसेस अगर मेल के कितने हैं हीमोफिलिक होने के, वो ये चांसेस हैं। ये तो हीमोफिलिक नहीं है, इनको निकाल दो क्योंकि डॉटर्स को तो देखना ही। 50% चांसेस हैं, तो बीटा के साथ जाएंगे। A woman who is hemophilic marries a normal male। Normal male से शादी की, what is the probability that daughters will be carriers of the hemophilia? Daughters will be carriers of the hemophilia। Carrier daughters कितनी आएंगी, कितने परसेंटेज में आएंगी? तो पहले देखते हैं, एक फीमेल ऐसी दिखती है एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच, ठीक है, डायरेक्ट पुनेट स्केयर पे जा रहा हूं। और यहां आएगा मेल जो कि इस तरह का दिखता है, नॉर्मल है। तो ये बनेगा एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच और वाई, एक्स कैपिटल एच, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच और वाई। तो कैरियर, ये भी डॉटर कैरियर है, ये भी डॉटर कैरियर है, इनको तो देखना ही नहीं है क्योंकि यहाँ डॉटर्स की बात कर रहे हैं। तो 100% प्रोबेबिलिटी है डेल्टा, ठीक है। कुछ बचेंगे 50% प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे आपके पास कैरियर्स होंगे। नहीं बच्चों, यहां पर हमने डॉटर्स को सिर्फ देखना। डॉटर्स में 100% ही प्रोबेबिलिटी है कि जितनी डॉटर्स आएंगी तमाम की तमाम कैरियर्स होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। During a genetic study involving dihybrid crosses, a researcher observed that 2 genes located on the same chromosome consistently get inherited together across multiple generations। देखा यह जा रहा है कि 2 जो जीन्स हैं located on the same chromosome consistently get inherited together across multiple generations। मतलब वो जीन्स बड़ी लिंक्ड हैं आपस में, with no evidence of new allelic combinations appearing in the offspring। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये 2 बातें हमें क्या हिंट दे रही हैं कि जीन लिंकेज बड़ी मजबूत है। Assuming meiosis occur normally, no crossing over is detected। Again बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। बिल्कुल ये बात सच है कि जो जीन्स लिंक्ड होती है में क्रॉसिंग ओवर का कांसेप्ट नहीं होता। What would be the most likely recombination frequency observed between them? 0% होगी, 100, 50, 25 गलत, 0% due to complete linkage preventing recombination formation। समझ आइए बात की। रिकॉम्बिनेशन तब आती है जब जीन्स में लिंकेज या तो पार्शियल हो या खोई ना, तब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। ये रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स आए थे, क्यों? क्योंकि वहां जीन लिंकेज का कांसेप्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं। A plant exhibits a dominant phenotype, but its genotype is unknown। A plant exhibits a dominant phenotype, but its genotype is unknown। It could either be homozygous dominant और heterozygous। बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक प्लांट लेट्स से टॉल है, तो वो टॉल ये वाला है या टॉल ये वाला है, क्योंकि दोनों केसेस में टीन है तो उसमें आप पूरा इफेक्ट दिखाना है, तो वो टॉल ये दोनों केसेस में। लेकिन अब वो हेटेरोजाइगस है या ये वाला है, कैसे डिटरमिन करेंगे? उसके लिए हमारे पास होता है टेस्ट क्रॉस, जिसमें हम इस इंडिविजुअल को, या अभी इसका जीनोटाइप हमें नहीं पता लेकिन ये पता है टॉल है, इस टॉल का क्रॉस करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से। अगर इसके नतीजे में 100% हमारे पास आते हैं टॉल, दैट मींस के वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर 50% आपके पास टॉल आते हैं और 50% शॉर्ट आते हैं, तो दैट मींस के
वो बंदा जो फिनोटिपिकली डोमिनेंट है, अब उसका जीनोटाइप क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट ऑर्गेनिज्म टू क्रॉस विद इट टू रिवील इट्स ट्रू जीनोटाइप, होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, अल्फा बीटा डेल्टा यहां से गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। During medical care, a patient experiences delayed and incomplete healing following trauma to the outer ear. Which of the following is most likely responsible for the limited regenerative capacity of the injured cartilage? याद रखना, कार्टिलेज और बोन्स के दरमियान एक डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कार्टिलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इनमें ना ये ए वेस्कुलर होती है, मतलब इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, तभी इनकी हीलिंग लिमिटेड होती है। यही बात आपसे पूछना चाह रहा है। अबंडेंस ऑफ कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये रीजन नहीं है इसकी लिमिटेड रीजनरेटिव कैपेसिटी की। प्रेजेंस ऑफ कोलेजन फाइबर्स, एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, बिल्कुल ठीक है। रिच सप्लाई ऑफ नर्व एंडिंग्स, वो नहीं होती इसमें। ठीक है, चार्ली के साथ जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स थ्रू द other internal passageways such as the blood vessels or urinary tracts, substances are propelled by the rhythmic wave-like contractions known as peristalsis. These involuntary movements occur in the walls of hollow organs. Which type of muscle tissue is primarily responsible for generating peristaltic contractions? Peristaltic contraction जो muscle generate करता है वो skeletal muscle नहीं होता, cardiac muscle नहीं होता, smooth muscle बिल्कुल होता है, और striated यानी कि skeletal muscle again नहीं होता। smooth muscles की वजह से peristaltic contractions होती हैं। आगे बढ़ते हैं। How many individual bones make up the human wrist? तो wrist bones बच्चों कौन सी होती हैं? वो होती हैं carpal bones। क्या मैंने कहा? wrist bones आपके पास होती हैं carpal bones। और ये carpal bones human wrist में होती हैं टोटल 8, 2 रोज में 4 होती हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? 4, 6, 10। ये गलत है, नन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, डेल्टा। ठीक है, नम्स ने सवाल चेक किया इस तरह का। बोन्स का चेक किया था मैंने, यहां पर रिस्ट बोन्स को चेक किया। द एटीपी कंसंट्रेशन विद इन अ मसल फाइबर वर टू ड्रॉप सडनली एंड सिग्निफिकेंटली। लो भाई, एटीपी कंसंट्रेशन मसल फाइबर में ड्रॉप हो गई है, व्हाइल इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल रिमेन एलिवेटेड, व्हाट वुड मोस्ट लाइकली ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिजियोलॉजिकल स्टेट। देखो, एटीपी की जरूरत पड़ती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के पूरे प्रोसेस के दौरान, स्पेशली मसल रिलैक्सेशन के अंदर। जब एटीपी जाकर बाइंड करता है तो अल्टीमेटली जो मायोसिन हेड होता है उसने आपके पास डी अटैच होना है, किससे? एक्टिन फिलामेंट से, और आपके पास मसल ने रिलैक्स कर जाना है। क्वेश्चन में वो आपके पास ये कह रहा है कि इस एटीपी को ही हमने ड्रॉप कर दिया। अब एटीपी को अगर ड्रॉप कर दिया तो मुझे बताइए, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी हो रही थी कि मायोसिन डी अटैच हो रहा था, क्या ये होगी? जवाब है नहीं होगी। तो क्वेश्चन में या ऑप्शन में हम फाइंड करते हैं कि क्या बात करनी है। इसके रिजल्ट में रिलैक्स कंप्लीटली, देखिए उसने रिलैक्स तो नहीं करना, हमने यही तो बात अभी समझी है। अंडरगो अ सस्टेन्ड कंट्रैक्शन क्रैम्प बिकॉज़ मायोसिन हेड्स कैन नॉट डीअटैच फ्रॉम एक्टिन। ये बात पॉसिबल है ये वाली बात। एग्जिबिट रैपिड अनकंट्रोल्ड ट्विचिंग ड्यू टू एराटिक क्रॉस ब्रिथ साइक्लिंग। देखें, क्रॉस ब्रिथ साइक्लिंग की वजह से अगर कोई चीज होनी है तो पहले तो मुझे ये बताएं, क्रॉस ब्रिथ साइक्लिंग क्या पूरी हो रही है? जवाब है नहीं हो रही क्रॉस ब्रिथ साइक्लिंग। ठीक है, चार्ली गलत है। कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली बट विद रिड्यूस्ड फोर्स, नॉर्मली तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और स्पेशली विद रिड्यूस्ड फोर्स ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि कैल्शियम तो मेंटेन है ना। तो जो पॉसिबल इफेक्ट यहां पर हो रहा होगा वो बीटा है, जो यहां पर समझ में आने वाली बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सराउंड्स द सेंट्रल कैनाल इन कंसेंट्रिक लेयर्स इन कॉम्पैक्ट बोन। तो कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर ये याद रखना है, यूएचएस में चेक हुआ है, लेकिन ये बीटीबी में आपको कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर मिलता है। तो इसमें अपने याद रखना है, सेंटर में आपको सेंट्रल कैनाल नजर आता है, उसके अराउंड में आपको ये कंसेंट्रिक लेयर्स लेमेला की शक्ल में नजर आती हैं। इन लेमेला के दरमियान जो स्पेसेस हैं इनको हम लेक्यूना बोलते हैं। इन्हीं लेक्यूना के अंदर आपको मैच्योर बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स जो है वो नजर आते हैं, जो कैनेलिक्यूली के थ्रू न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। यहां पर ये जो सेंट्रल कैनाल है इसको हेवर्सिन कैनाल भी बोलते हैं। यहां पर आपको ब्लड वेसल्स नजर आती हैं। तो कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल कैनाल कंसेंट्रिक लेयर्स? तो ये होता है लेमेला। ठीक है, ट्रेबेक्युली स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर है, कॉम्पैक्ट बोन का नहीं है। ठीक है, कैनेलिक्यूली ऑस्टियोसाइट्स को आपस में कनेक्ट करता है, लेक्यूना में आपको नजर आते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In the human body, some anatomical structure serves as shared pathway for both the digestive and respiratory system, allowing for the passage of air and food. Which of the following structures is common to both the digestive system and respiratory system? सवाल ये है असल में। ठीक है, ऊपर टाइम वेस्ट है। ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स। तो ट्रेकिया कॉमन नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेटरी का है। लैरिंग्स भी, ईसोफेगस सिर्फ डाइजेस्टिव का है। फेरिंग्स दोनों में कॉमन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The respiratory passages are lined with tiny hair-line structures called cilia that play a crucial role in maintaining lung healthy by trapping and removing unwanted particles. ये बात, what is the primary function of these cilia in the respiratory system? Remove carbon dioxide, remove oxygen. ये एक स्टेटमेंट में ही आंसर दिया हुआ है आपको।
by trapping and removing unwanted particles। स्टेटमेंट में आंसर है रिमूव डस्ट एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स, ये वाली बात ठीक है, डेल्टा भी गलत। स्टेटमेंट में ही बताया गया, आगे देखते हैं। The diaphragm plays a crucial role in breathing by contracting and relaxing to change the volume of thoracic cavity, facilitating air movement in and out of the lungs. If a new mutation impairs the diaphragm's ability to relax properly, तो डायाफ्राम याद रखना है इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे जाता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर के रिड्यूस होने की वजह से, और एक्सपायरेशन के दौरान ये डायाफ्राम रिलैक्स करता है, वापस से अपनी डूम शेप को अटेन करता है। वो ये कह रहा है म्यूटेशन ने इसके रिलैक्स करने की एबिलिटी को प्रॉपर्ली को डैमेज कर दिया है। व्हाट वुड बी द लाइकली इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी साइकिल? इंस्पायरेशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। एक बात याद रखना है कि रिलैक्स करने की प्रॉपर्टी डैमेज हुई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो इंस्पायरेशन रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये बात ठीक है, बट एक्सपायरेशन इज इंपेयर्ड, ये वाली बात ठीक है बच्चों बिल्कुल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी तो सस्टेन्ड है। एक्सपायरेशन रिमेन्स अनअफेक्टेड बट इंस्पायरेशन इज इंपेयर्ड, ये वाली बात गलत है। नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यूज विदाउट एनी चेंज, ये वाली बात भी गलत है। ओवरऑल ऑक्सीजन इनटेक इज रिड्यूस्ड, ये वाली बात भी गलत है। अल्फा के साथ जाएंगे। The thoracic cavity enclosed by ribs and diaphragm houses vital organs such as the heart and lungs. The heart is located within a central compartment, while the lungs are each enclosed by a protective membrane. Which of the following correctly, इसको क्या हो गया? Which of the following correctly identifies the compartment containing the heart and the membrane surrounding the lungs? जिस कंपार्टमेंट में हार्ट होता है वो लंग्स के दरमियान वाली स्पेस होती है, जिसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। हाइलम नहीं होता, पेरिकार्डियम नहीं होता, मीडियास्टिनम, और मेम्ब्रेन जो लंग्स को सराउंड करती है उसको बोलते हैं प्लूरा। पेरिकार्डियम मीडियास्टिनम गलत हो जाएगा, उल्टा कर दिया। In an experiment setup, the external intercostal muscles which play a role in breathing by moving are artificially stimulated to contract. एक बात मैं यहाँ बता दूं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपके पास इंस्पायरेशन के दौरान, और इस दौरान इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। बट एक्सपायरेशन के दौरान यही काम उल्टा हो जाता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सटर्नल जो होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। ठीक है, आसान बात है, मुश्किल नहीं है। एक को याद करें, याद करने का तरीका ये है कि एक्सटर्नल को याद रखें बस, कि वो इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी सारी बातें ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। तो इनको आर्टिफिशियली आप स्टिमुलेट करवा रहे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, किनको? ईसीएम को, एक्सटर्नल इंटरकॉस्ट। कंसिडरिंग द मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट वुड बी द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दिस स्टिमुलेशन ऑन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस? तो मैकेनिक्स को देखते हैं। एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स, नहीं। अब देखो ना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को जब हमने आर्टिफिशियली कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दैट मींस कि हमने इंस्पायरेशन को बढ़ा दी है। तो एयर फोर्स आउट तो नहीं होगी, एयर अंदर आएगी, द चेस्ट कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेस, नहीं बढ़ेगा। लंग स्पॉन्जी नेचर इज डिस्ट्रॉयड, एज हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे लंग को, ठीक है, हम सिर्फ उसके मैकेनिज्म को छेड़ रहे हैं। एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स, बिल्कुल ठीक है, इंस्पायरेशन में ऐसा ही होता है। A scientist studying a species of lizard notices that many individuals lose their tails due to frequent predation. बहुत सारे इंडिविजुअल्स अपनी टेल्स को लूज कर रहे हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट प्रेडेशन, ठीक है, कहानी बता रहा है। अकॉर्डिंग टू लेमार्क, अब लेमार्क बन के सोचना है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इन सब्सिक्वेंट जनरेशन? तो अगर एक साइंटिस्ट ने स्पीशीज में ये नोटिस किया कि वो अपनी टेल्स को लूज करना शुरू करेंगे, तो लेमार्क इसको ऐसे व्यू करेगा कि ये चीज इनहेरिट हो जाएगी आने वाली प्रोजेनी के अंदर। जैसे उसने जिराफ में ये चीज प्रपोज की थी, यहां पर उसने लिजर्ड का सवाल कर लिया आपसे। ईटा में जिराफ का ही सवाल हुआ था, और बीयूएमएचएस में भी जिराफ का, मैंने यहां लिजर्ड का करके पूछ लिया आप लोगों से। द लॉस ऑफ द टेल इज इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग, ये ठीक है बिल्कुल। द स्पीशीज डेवलप अ स्ट्रॉन्गर मोर रेजिलिएंट टेल, नहीं, उल्टा है ये बिल्कुल। द टेल रीजनरेटेड एंड इंप्रूव्स इन फ्यूचर जनरेशंस, नहीं बच्चों। नो चेंज ऑकर्स इन द ऑफस्प्रिंग रिलेटेड टू टेल लॉस, चेंज तो आएगा कि भाई उनमें भी आपको टेल नहीं नजर आएगी, ठीक है। Which of the following statement about the origin of cellular structure according to the endosymbiotic theory are correct? तो बस अब आपने ऑप्शंस पढ़ने। तो फ्लैजेला, इसमें आपने याद रखना है स्पिरोशीट से उसका जन्म हुआ था। क्लोरोप्लास्ट का एक ब्लू ग्रीन एल्जे से जन्म हुआ था, और जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसका एक एरोबिक बैक्टीरिया से जन्म हुआ था। और इन तीनों को कौन इंजेस्ट कर रहा था? एक भूखा एनारोबिक बैक्टीरिया, जिससे फिर यूकैरियोटिक लाइफ जन्म में आई थी। तो फ्लैजेला इवॉल्व्ड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, नहीं है तो क्लोरोप्लास्ट के लिए। फ्लैजेला ओरिजिनेटेड फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। फ्लैजेला, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ प्रोकैरियोट, नहीं बच्चों। फ्लैजेला मे हैव डिराइव्ड फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स सिमिलर टू स्पिरोशीट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगेन आपका रिकॉल चेक हुआ है, यहां पर पढ़ने की ताकत चेक हुई है।
In a drought affected region, finches with deeper beaks were better able to access hard seeds. Finches with deeper beaks were better able to access hard seeds, resulting in higher survival and reproductive success. Over time, this led to an increased frequency of deeper beak traits in the population. वक्त के साथ साथ this led to an increased frequency of deeper beak traits in population. Which evolutionary mechanism best explain the change? सवाल समझ में आया है? सवाल में उसने ये कहा है कि बीक जो डीपर बीक्स वाले आपके पास थे, यहां पर उसने ये लिखा ना, डीपर बीक्स वाले थे, उनके पास कंपटीशन करने की सलाहियत बेटर थी दूसरों से, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहां पर अप्लाई होगा, जिसको हर्बर्ट स्पेंसर ने पहली दफा प्रपोज किया था। अब जिनके पास डीपर बीक्स हैं उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो रिप्रोड्यूस करें, आगे अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएं। तो वो क्यों आपके पास एनवायरमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि उनको एनवायरमेंट सेलेक्ट कर रही है, नेचर सेलेक्ट कर रही है, और उन्हीं से वो आपको ज्यादा अच्छे से नजर, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन नहीं बच्चों, ये तो प्रोजेनी के लिए हम बात करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ये चेंज नहीं बताएगा, और रेवोल्यूशन भी ये चेंज नहीं बताएगा, ठीक है। तो बीटा के साथ जाएंगे क्योंकि नेचर उनको सेलेक्ट कर रही है, तभी वो आपके पास एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ओवर प्रोडक्शन यहां इसलिए नहीं जवाब होगा क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि आपके पास ये चीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपके पास प्रोड्यूस हो रही है। ओवर प्रोडक्शन में तो ये भी कह सकते हैं ना कि स्मॉलर बीक्स वाले भी ओवर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उनके तो मेंबर कंपटीशन, बहुत सारी फिर कहानी आपने इमेजिन करनी पड़ती। इनका नंबर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनको नेचर सेलेक्ट कर रही है, ठीक है। According to the creationist interpretation based on Islamic teachings, it is believed that Allah created everything in the universe in 6 days. On which day was human created? तो ये रेफरेंस आपके पास बीटीबी की बुक की एग्जैक्ट लाइन है, जवाब है इसका 6th day, ठीक है। इसमें कोई बहस नहीं, कोई शिकवा नहीं, बीटीबी की बुक की लाइन है। Which of the following is considered the backbone of evolutionary theory? Again आपके पास ये बीटीबी की बुक की लाइन है, backbone of evolutionary theory। ये तो लमार्क था, कैटास्ट्रोफिज्म नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं, descent with modification is considered the backbone of evolutionary theory। के डिसेंडेंट्स ने जो आना है उन्होंने न्यू स्पीशीज कब कहलाना है? जब वो मॉडिफिकेशंस के साथ आएंगे, बेनिफिशियल वेरिएशंस के साथ आएंगे। Imagine a hypothetical virus that uniquely packages both DNA and RNA, each in separate capsids within the same virion, based on established principles of viral biology. Which of the following outcomes is most likely? समझ आया सवाल? एक वायरस ऐसा नजर आ रहा है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद हैं एक ही विरियन के अंदर, जबकि नॉर्मली क्या होता है कि वायरस के पास या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, बट यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास दोनों चीजें नजर आ रही हैं। तो इट वुड रेप्लिकेट फास्टर देन एनी नोन वायरस। फास्टर तो रेप्लिकेट नहीं करेगा। इट वुड अनएबल टू रेप्लिकेट प्रॉपर्ली इन अ होस्ट सेल। बिल्कुल ये पॉसिबल है क्योंकि ये चीज म्यूटेशन आ रही है ना, कि दोनों कैसे आ सकते हैं। इट वुड हैव इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू एंटीवायरल ड्रग्स, नहीं। इट वुड ओनली इन्फेक्ट प्लांट सेल्स, नहीं। ये चीजें पॉसिबल नहीं है ना, ये चीजें क्लोज टू इम्प्रैक्टिकल बातें, ठीक है। अब यूएचएस ने ये सवाल कैसे चेक किया था? वहां पर उसने स्टेटमेंट दी थी कि वायरस कैन हैव आइदर डीएनए और आरएनए, वायरस कैन हैव बोथ डीएनए और आरएनए। मैंने उस सवाल को मॉडिफाई करके इस तरीके से पूछ लिया आपसे, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस 1 लेवल अबव हो जाए। Which of the following viruses is a DNA वायरस? कौन सा डीएनए वायरस? अब ये भी यूएचएस में 2022 में 2023 में सवाल आ रखे हैं। इन्फ्लुएंजा आरएनए वायरस है, वहां पर उसने पार्वो वायरस का पूछा था। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कौन सा है? पार्वो वायरस। मैंने यहां पर ये एचआईवी क्या है, ये भी आरएनए वायरस है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस गलत। हेपेटाइटिस बी वायरस ठीक है बिल्कुल। पोलियो वायरस भी आरएनए वायरस है, तो ये भी गलत हो जाएगा। The discovery of bacteriophages, viruses that infect and destroy bacteria, marked a pivotal moment in microbiology and virology. These bacterial viruses were first independently observed in the early 20th century, revolutionizing our understanding of microbiological life and laying the groundwork for phage therapy. Who is credited for the first time discovery of bacteriophage? कौन किसको क्रेडिट करते हैं पहली दफा बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर करने के लिए? क्या टुवर्ट को, क्या डी हेरल को, क्या दोनों को, या लैंडस्टाइन? ये तो गलत हो गया। क्या इसका जवाब बोथ हैंड भी आप लोगों ने लगाया? तो बच्चों याद रखना है, पहली दफा डिस्कवरी इसकी टुवर्ट ने 1915 के अंदर की थी और डी हेरल ने 1917 के अंदर की थी। तो जवाब क्या होगा इसका? अल्फा, टुवर्ट, ठीक है, बी दोनों नहीं। During a laboratory investigation, a microbiologist examines a particle that shows no cellular activity outside a host, does not perform metabolic functions, and can exist in a crystalline form. However, upon entering a host cell, it begins producing identical copies of itself. बिल्कुल, क्योंकि वायरसेस जो होते हैं वो ह्यूमन सेल्स डिपेंडेंट होते हैं, अंदर चल के जाएंगे तो आपके पास तभी रेप्लिकेट कर रहे होंगे। Which of the following observed features would be inconsistent with the known behavior of such biological particles? तो कौन सा बिहेवियर इनकंसिस्टेंट? लैक ऑफ रेस्पिरेशन आउटसाइड द होस्ट, ये बात तो ठीक है। Absence of excretion mechanisms, बिल्कुल है, excretion नहीं करते वायरसेस। Inability to initiate replication under any conditions,
देखो ये अंडर एनी कंडीशंस से कोई भी कंडीशन आ रही है कि अगर वो होस्ट सेल के अंदर है तब भी रेप्लिकेट नहीं करेगा, तो ये तो इनकंसिस्टेंट बात है, क्योंकि हमें पता है कि जब उसने होस्ट सेल के अंदर तत्वों ने क्रिस्टल रेप्लिकेट करना है, क्रिस्टलाइन स्टेबिलिटी नॉन लिविंग एनवायरमेंट्स, नहीं बच्चों ये भी गलत है, ठीक है, तो वो भी कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट तो नहीं। A medical student is reviewing a list of diseases to understand which are caused by viruses and which are caused by other pathogens. Among the diseases listed below, one is caused by parasite rather than a virus. Which of the following disease is not caused by virus? कौन सी डिजीज वायरस से कॉज नहीं होती? एड्स से होती है, इन्फ्लुएंजा भी होती है, चिकन पॉक्स भी होती है, मलेरिया नहीं होती, ये एक प्रोटोजोआ से कॉज होती है, ठीक है, प्लाज्मोडियम से कॉज होती है, सॉरी। तो मलेरियल आपके पास जो डिजीज है वो वायरल डिजीज नहीं है, ठीक है, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। इफ हाइपोथेटिकल ड्रग ब्लॉक्स नोसी रिसेप्टर्स, लो भाई नोसी रिसेप्टर्स जो कि पेन को डिटेक्ट करते हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, व्हाट एवरीडे रिस्क माइट इंक्रीज फॉर द यूजर, ठीक है। तो नॉर्मली आपके पास पास्ट पेपर में नोसी रिसेप्टर्स का फंक्शन टेस्ट हुआ है, मैं मुझे तो लगता है कि आपको फंक्शन बहुत आसान है पूछना इस लेवल पे आकर, तो आपने ये देखना अगर इनको ब्लॉक कर दो फिर क्या होगा, इनएबिलिटी टू टेस्ट फूड नहीं, डिफिकल्टी इन सीइंग कलर्स नहीं, हायर चांस ऑफ अननोटिस्ड इंजरीज, बिल्कुल बच्चों, क्योंकि अगर इंजरी होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नोसी रिसेप्टर ब्लॉक है। प्रॉब्लम्स विद बैलेंस, ये भी गलत है। चार्ली के साथ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। Imagine an animal acquires a mutation that completely prevents it from shivering during fever. शिवरिंग करनी पड़ती है फीवर के दौरान क्योंकि आपने टेम्परेचर को बढ़ाना होता है बॉडी का, क्योंकि आपका हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट रीच होना होता है। How would this mutation most likely affect the animal's body to survive an infection? तो फीवर एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में होता है, लेकिन अब ये होम्योस्टेसिस में भी आता है क्योंकि आपने वहां पर थर्मोरेगुलेशन को पढ़ना होता है। नो इंपैक्ट ऑन सर्वाइवल, इंपैक्ट तो होगा। डिफिकल्टी रीचिंग द न्यू सेट पॉइंट टेम्परेचर, बिल्कुल, क्यों आप नहीं रीच कर सकोगे क्योंकि शिवरिंग नहीं हो रही, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। Enhanced heat loss leading to hypothermia, नहीं बच्चों, हीट लॉस क्यों होगा। इंक्रीज मेटाबॉलिक एफिशिएंसी, मेटाबॉलिक एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं, आप अल्टीमेटली डिक्रीज मेटाबॉलिक एफिशिएंसी का सामना करोगे। इमेजिन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो वेयर कैनालिक्यूली आर ब्लॉक्ड, व्हाट वुड बी द प्राइमरी इफेक्ट ऑन बोन्स कंडीशन। तो इस तरह के सवाल आप ईटा में नजर आते हैं जहां पर बोन के स्ट्रक्चर को टेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको यूएचएस का भी सवाल है पीछे दिखाया है। तो कैनालिक्यूली को अगर ब्लॉक कर दिया बच्चों, तो कैनालिक्यूली याद रखना ऑस्टियोसाइट्स के दरमियान न्यूट्रिशन को प्रमोट करते हैं। तो यहां क्या होगा, इंक्रीज बोन डेंसिटी, रिड्यूस्ड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू ऑस्टियोसाइट्स, बिल्कुल ठीक है। एनहांस्ड वेस्ट रिमूवल नहीं, बाकी भी गलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स लाइक हेयर रीबाउंडिंग, chemical agents are used to break specific bonds within their hair structure to straighten curly hair. These agents typically include strong oxidizers or reducing agents that alter the hair natural shape by modifying its internal bonding. Which type of bond is primarily targeted during the rebonding process to change the structure of hair? तो देखो कर्ली हेयर जो होते हैं ना, उनको स्ट्रेटन अप करने के लिए आप ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। ये नम्स का सवाल है जहां पर उसने इसी एजेंट्स के वाले से बात पूछी है जो रिबॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो याद रखना, तब वो डाइसल्फाइड ब्रिज को ब्रेक करते हैं, जिससे उनकी वो जो ट्विस्टिंग होती है ना, वो ब्रेक अप ऑन होती है और वो अल्टीमेटली स्ट्रेटन अप हो रहे होते हैं। बाकी ऑप्शन यहाँ गलत है क्योंकि डाइसल्फाइड ब्रिजेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कर्लिंग के लिए। आपने देखा ना टर्शियरी स्ट्रक्चर में भी आपको डाइसल्फाइड ब्रिजेस नजर आते हैं। नॉट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, स्पॉट द वन। स्टेटमेंट पूछा गया सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग नहीं है लेकिन एक लिविंग है, उसको स्पॉट करो। दे यूज एनर्जी ऑफ होस्ट एंड डोंट रेस्पायर, ये नॉन लिविंग है। दे कैन बी क्रिस्टलाइन, नॉन लिविंग है। दे अंडरगो म्यूटेशंस, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है। दे ऑकर इन डिफरेंट स्ट्रेन्स। तो बोथ सी एंड डी जो है वो जवाब है यहाँ पे। बीटा अल्फा डेल्टा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है एन आर्टरी ट्यूनिका मीडिया इज कंपोज्ड, एक मिनट ये क्या हुआ है, ठीक है। An artery's tunica media is composed largely of smooth muscle and elastic fibers, allowing it to maintain blood pressure and control blood flow by adjusting its diameter. Tunica media में largely smooth muscle हैं, allowing it to maintain, ठीक है। ये तो imagine a pathological condition where the smooth muscle in the tunica media degenerate or is lost entirely. पिछले सवाल में tunica media enlarge हो रहा था, इसमें smooth muscle का हाइपरट्रॉफी में देखने को मिल रही थी। यहां पर क्या हो रहा है, tunica media degenerate हो रहा है। What would be the most likely physiological consequence of this change? Increased elasticity of the artery, ये तो नहीं होगा। Inability to regulate blood flow effectively, बिल्कुल बच्चों this can happen क्योंकि आपको उसकी डिजेनरेशन नजर आ रही है और स्मूथ मसल आपके पास अपनी प्रेजेंस की वजह से ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर रहे होते हैं। थिकर वॉल्स टू, थिकर वॉल्स किधर से आ गई, थिकर वॉल्स तो नहीं होंगी। इनहैंस गैस एक्सचेंज, क्या गैस एक्सचेंज का फंक्शन होता है, ये तो आरबीसीज का फंक्शन होता है। और इसके अलावा वो जो एल्विलाई होता है लंग्स के अंदर, इसका फंक्शन होता है। इंक्रीज इलास्टिसिटी तब होती है जब इलास्टिक फाइबर्स का नंबर बढ़ता। यहाँ तो हम स्मूथ मसल को खत्म कर रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के सवालों को हल करने के लिए।
तो ठीक है बच्चों, सवाल हमारे पास ये थे। यहाँ पर वो जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखने हैं वो यही है कि बस आपके माइंड में ये वाली बात रहे कि हम यहाँ पर डिस्कशन इस हवाले से नहीं कर रहे कि हमारे पास एमडी कैट में किस तरह से सवाल हैं। यहाँ पर हम डिस्कशन इस मामले से कर रहे हैं कि आपने अपने आप को वर्स्ट के लिए तैयार करना है। इस पेपर में आपको ये चीज़ बड़ी बखूबी नजर आई होगी कि मैंने यहाँ पर सवालों की स्टेटमेंट थोड़ी सी प्रोलॉन्ग रखी है। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट क्या प्रेशर हैंडलिंग के साथ साथ लंबी स्टेटमेंट्स में काम की बात को निकालना सीखें। और इस तरह का मिनी एमडी कैट अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया इस तरह के मिनी एमडी कैट में, तो एमडी कैट में फिर आपको मसला नहीं होने वाला। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। अच्छा हुआ अगर आपने इस एमडी कैट मिनी एमडी कैट को अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छी ये एक सलाहियतों को एनालाइज करने की एक चीज़ होती है। बिफोर द फाइनल एमडी कैट हम ऐसे ही किसी चीज़ को पहले से जो है वो अटेम्प्ट कर लें। तो अगर अच्छा स्कोर किया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं अच्छा स्कोर किया तो यू आर ग्रेटफुल कि आपको पहले चांस मिल गया अपनी डेफिशिएंसीज को एनालाइज करने का। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।